किसी ने क्या खूब कहा है, न कुछ पाने की आशा, न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने की आशा, न कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, अपने सपनों का घर। काश मिल जाएं फिर वो मुझे बचपन के दिन, काश मिल जाएं फिर मुझे वो बचपन के दिन। नमस्कार शिक्षार्थियों, आपका पुनः स्वागत है कक्षा छठी हिंदी विषय की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने बचपन पाठ को विस्तार से पढ़ा और पाठ में आए कठिन शब्दों की भी विस्तृत चर्चा की। अब प्रश्नोत्तरों पर जाने से पूर्व आइए पाठ का सार जान लेते हैं। बचपन पाठ हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ को लेखिका ने संस्मरण विधा में लिखा है। पाठ में लेखिका अपनी बचपन की कहानी सर्वर के माध्यम से बताती हैं। वे कहती हैं कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, अर्थात 20वीं शताब्दी में। बचपन में वे गहरे रंग पहनती आई हैं और अब उन्हें हल्के रंग पहनना पसंद है। बचपन में हर इतवार की सुबह वे अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करके चमकाती। हर शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल एक निश्चित मात्रा में पीना पड़ता, जो एक कष्ट साध्य काम था। उसके नाम से ही उन्हें उबकाई आने लगती। वे अपने समय और वर्तमान समय में आए बदलाव को भी बताती हैं कि पहले मनोरंजन के साधन में केवल ग्रामोफोन ही था और अब टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और न जाने कितनी ही आधुनिक वस्तुएं आ चुकी हैं। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम बन गई है। पहले के कचौड़ी समोसे अब पैटीज में बदल गए हैं और पहले के शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी में। शिमला के कुछ विशेष फल जैसे काफल, रसभरी, चेस्टनट आदि उन्हें बहुत प्रिय थे। इसके अतिरिक्त उन्हें अनारदाने का चूर्ण और चना जोर गरम भी बहुत प्रिय था। आगे वह बताती हैं कि किस प्रकार उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। वे दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम किया करती थीं। इस कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा और उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाने लगे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने हिमाचली टोपी और चश्मे को सहजता से स्वीकार कर लिया है। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। संस्मरण से पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या-क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उदाहरण देती हैं? यह कहकर लेखिका अपने और वर्तमान समय में आए अंतर को स्पष्ट करती हैं। उस समय मनोरंजन का साधन केवल ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसे की जगह अब पैटीज ने ले ली है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक, पेप्सी ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थीं, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चौथा प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में
कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में टॉफी, चॉकलेट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम हैं रसभरी, कसमल और शिमला के काफल। बच्चों, आप अपने आसपास के वातावरण में ऐसी अनेक चीजें देखते होंगे जो अत्यंत आधुनिक तकनीकों से लैस हैं और आपकी कार्य करने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्मरण से आगे। पहला प्रश्न, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या-क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। आज ऐसी अनेक आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती होंगी, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन आदि। दूसरा प्रश्न, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। बच्चों, आप अपने जीवन में कई बार भ्रमण के लिए गए होंगे। सोच कर देखिए, कभी अपने माता पिता के साथ, तो कभी विद्यालय के बच्चों के साथ या शिक्षकों के साथ। अवश्य ही आपने वहां पर बहुत कुछ सीखा होगा। हो सकता है आप कभी मेले गए हों या वाटर पार्क गए हों या कभी किसी पर्यटन स्थल पर घुड़सवारी की होगी। पता नहीं कितने रोमांचकारी कार्य आप करते ही रहते होंगे। अतः इसी प्रकार की कोई घटना याद कीजिए जिसने आपको भीतर से झकझोर दिया हो या आपका मन प्रसन्न कर दिया हो। हो सकता है आप उनसे प्रेरित और प्रभावित भी हुए हों। ऐसी ही किसी घटना के बारे में सोचकर आप अपना उत्तर बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के आधार पर कुछ अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर टटोलने का प्रयास करते हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित पहला प्रश्न, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। सन 1935 से 40 के बीच शिमला ब्रिटिशकालीन भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला अपने अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण थी, प्रदूषण रहित और भीड़-भाड़ से दूर थी। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरी हुई अद्भुत झीलों से परिपूर्ण धरती पर मानो स्वर्ग थी। उन दिनों वहां अनेक दुकानें खुल रही थीं। हस्तशिल्प के बाजार समृद्ध हो रहे थे। मॉल रोड पर दुकानें और शिमला रिज पर रौनक बढ़ रही थी। इसी प्रकार शिमला के विशेष आकर्षण के केंद्र स्कैंडल पॉइंट, मॉल रोड, शिमला रिज आदि हुआ करते थे। आप इससे अधिक जानकारी एकत्रित कर अपना उत्तर बना सकते हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। बच्चों, आपने पाठ में देखा होगा कि सर्वर का जिक्र 2 बार किया गया है, किंतु पहले ही परिच्छेद में लेखिका यह स्पष्ट कहती हैं कि वे सर्वर से उम्र में इतनी बड़ी हैं कि वह उनकी बड़ी बुआ, नानी या मौसी हो सकती हैं। अतः कहा जा सकता है कि सर्वर उनका पोता या पोती या आसपास का कोई छोटा बच्चा रहा होगा। साहित्य की बात
भाषा के बिना अधूरी है। पाठ में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो भाषा के विविध व्याकरणिक रूपों से संबंधित हैं। तो आइए भाषा की बात से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। भाषा की बात से पहला प्रश्न, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। इस संस्मरण में प्रयोग की गई कुछ क्रियाएं और उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी। जैसे चमकना से कौन सा भाव बना? चमक। भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। इसी प्रकार की अनेक भाववाचक संज्ञाएं पाठ में मौजूद हैं। आप उन्हें ढूंढकर अपना उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। पहला वाक्य, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। इस वाक्य में केलों की संख्या निश्चित है, 2 दर्जन, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला वाक्य, 2 किलो अनाज दे दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है 2 किलो। अनाज को हम गिन नहीं सकते किंतु नाप सकते हैं, अतः निश्चित नाप होने के कारण यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला वाक्य, कुछ बच्चे आ रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कुछ। बच्चों की संख्या अनिश्चित होने के कारण यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना। अगला वाक्य, सभी लोग हंस रहे थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है सभी। इस वाक्य में भी लोगों की संख्या निश्चित नहीं है कि कितने लोग हंस रहे हैं, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अंतिम वाक्य, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर शब्द रेखांकित है और सुंदर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, उसका गुण बताने का काम कर रहा है, अतः यह एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी-कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। बच्चों, क्या आपको पता है सार्वनामिक विशेषण किन्हें कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से ठीक पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण का काम करते हैं, वे शब्द
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पाठ में आए ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इस वाक्य में हम बच्चे संज्ञा के सामने लगकर सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। अगला वाक्य, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। इस वाक्य में उन शब्द दिनों संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अगला वाक्य, हमारा घर मॉल रोड से ज्यादा दूर नहीं था। इस वाक्य में हमारा शब्द घर के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। अगला वाक्य, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जूते शब्द से पहले लगकर अपने अपने शब्द सार्वनामिक विशेषण बन गया। और अंतिम, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। गाना संज्ञा के आगे यह सर्वनाम लगकर सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम कर रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। शिक्षार्थियों, पाठ में लेखिका ने अपनी पोशाकों, जूतों और अपने घर पर बनने वाले व्यंजनों की विस्तृत चर्चा की है। तो आइए, देर किस बात की, हम भी कुछ पोशाकों और व्यंजनों की गतिविधियों पर आधारित चर्चा कर लेते हैं। अब हम प्रश्न लेते हैं कुछ करने को से। पहला प्रश्न, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। बच्चों, आप भिन्न प्रकार की पोशाकें पहनते व देखते होंगे, जैसे लड़कियों व स्त्रियों को जीन्स टॉप, फ्रॉक, स्कर्ट, सलवार कमीज, घाघरा, गाउन, तो कभी साड़ी में। लड़कों या पुरुषों को कभी पैंट शर्ट, पजामा कुर्ता, शेरवानी, कभी डांगरी आदि में। क्या आपने यह भी ध्यान रखा है कि इन पोशाकों को पहनने के लिए एक निश्चित अवसर तय किया जाता है तथा विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनी जाती हैं? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आप भी अलग अलग वस्त्रों की डिजाइन बनाकर अपना उत्तर तय कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छू कर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। बच्चों, क्या आपने कभी अलग अलग प्रकार के कपड़े देखे हैं जो छूने में भी अलग अलग हों, जैसे खादी, सूती, ऊनी, नायलॉन, रेशमी आदि? आपको पता है ये कपड़े अलग अलग क्यों होते हैं? सोचो। शायद आप ठीक सोच रहे हैं कि ये अलग अलग मौसम में अलग अलग पहने जाते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में सूती कपड़े, सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े। यदि कोई तीज, त्योहार या पार्टी हो तो हम रेशमी कपड़े चुन लेते हैं। अतः इन खास अवसरों पर पहनने या खास ऋतु में पहनने के कारण ये कपड़े भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आप ऐसे ही कपड़ों की सूची बनाकर अपना उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। चित्र में हथकरघा और कपड़ों का कारखाना दर्शाया जा रहा है। आप इनकी मदद लेकर अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने चित्र में देखा कि हथकरघा हाथ से बनाने वाली मशीन है और यह एक कुटीर उद्योग है। इस उद्योग में कपड़ा बनाने में समय अधिक लगता है और मनुष्य ही इस पर कार्य करते हैं, कोई मशीनें नहीं होती।
दूसरी ओर आपने चित्र में देखा कि कपड़ों की मिल एक व्यापक स्तर पर या बड़े पैमाने पर उद्योग में प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पर अधिकतर कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपड़े मशीनों से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला उद्योग है। मनुष्य तो यहाँ कार्य करते ही हैं, यह तो निस्संदेह है, किंतु मशीनों के माध्यम से इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में वस्त्र कम से कम समय में बनाए जा सकें। इसी प्रकार आप किसी हथकरघे से बनाने वाले कपड़े की मिल या कपड़ों की मिल या कारखाने में भ्रमण कर पता लगा सकते हैं कि हथकरघे से कपड़ा बनाने में कितना समय लगता है, वेतन कितना दिया जाता है, एक कपड़ा तैयार कितने दिनों में होता है, वहीं कपड़ों की मिल में कितने पैमाने में ये कार्य फैला हुआ है और कितने की लागत लगती है और कितने का माल आता है। इसी प्रकार की सूक्ष्म जानकारियां इकट्ठी कर आप अपना उत्तर बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। शिक्षार्थियों, भारत के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस में बानी। अर्थात भारत विविधता का राष्ट्र है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषा भाषी लोग रहते हैं। अतः जिस प्रकार पानी और भाषा बदल रही है, उसी प्रकार व्यंजन और पोशाकें भी बदलती होंगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में कौन-कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं और कौन सी पोशाकें पहनी जाती हैं? भारत में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, छोले भटूरे, इडली, डोसा, सांभर, रसम, ढोकला, ठेपला, दाल बाटी चूरमा आदि। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की पोशाकें भी धारण की जाती हैं, जैसे सलवार कमीज, घाघरा, गाउन, साड़ी, जीन्स टॉप, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, शेरवानी इत्यादि। आप इसी प्रकार की और जानकारी एकत्रित करके कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ रोचक और प्रासंगिक लगा होगा। साथ ही प्रश्नोत्तरों से आप लाभान्वित हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए